Welcome to our channel, Active Commerce Learning. So, friends, this is our channel which we have started for class 12 for business studies and economics. धीरे धीरे आपको हमारे चैनल पे क्लास 12 का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का। धीरे धीरे हम सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1, that is nature and significance of management. So before starting with the chapter, I just want to know कितने बच्चों को मैनेजमेंट वर्ड का मतलब पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके हेडिंग का मतलब जरूर पता होना चाहिए। मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? एक एम के साथ किया जाता है कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, क्योंकि अगर गोल को अचीव करने के लिए कोई मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो हमारा गोल कभी अचीव ही नहीं होगा। बोलते ना, बिना प्लानिंग के साथ आप किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसी तरीके से बिना मैनेजमेंट के आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो मैनेजमेंट दो इंपॉर्टेंट वर्ड से बना है। मैंने आपके लिए दोनों वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब अब आप सोच रहे होंगे ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है। वेट, मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी, बट पहले आप समझिए कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग थिंग्स इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। ये दो वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट किए हैं। ठीक है, इनका मीनिंग मैं आपको आगे जाके डिफरेंस बताऊंगी, बट उससे पहले पूरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन सीख लेते हैं। सो व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस? बिकॉज प्रोसेस का मेन फंक्शन क्या होता है? टू गेट द थिंग्स डन। क्योंकि हम क्यों करते हैं कोई प्रोसेस? क्योंकि हमें कोई चीज को, काम को करना है, सही तरीके से करना है, तो हम उसके लिए प्रोसेस बनाते हैं उस काम को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लानिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, फॉर एवरीथिंग वी नीड अ मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को करना, टू डूइंग, फॉर डूइंग द टास्क। मतलब हमको सिर्फ गोल को अचीव करना है। पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमें अपने गोल को अचीव करना है, एंड रिजल्ट तक पहुंचना है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट? एफिशिएंट का मोटिव सिर्फ काम को करना नहीं होता, उसका मोटिव होता है काम को करना, बट प्लस एक सही कॉस्ट के अंदर करना। मतलब ऐसे नहीं कि कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लग गई फिर हमने जाके उस काम को अचीव किया, नहीं। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि काम को करना, बट कम से कम मिनिमम कॉस्ट के अंदर उस काम को करना। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस। सो मैं आपको बेसिक मतलब समझाती हूँ। देखो, किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, मतलब बोलते हैं ना, एक चीज के दो पहलू होते हैं, इस तरीके से मैनेजमेंट को भी सक्सेसफुल करने के लिए ये दो पहलू हैं जो बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट तो है लेकिन उसमें ना इफेक्टिवनेस है ना एफिशिएंसी है, तो कभी भी आपकी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना बहुत जरूरी है। जैसे अ कॉइन हैज अ टू, मतलब पार्ट्स लाइक हेड एंड टेल, टू साइड्स। इस तरीके से एक मैनेजमेंट की भी समझो ये दो साइड्स हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। अब आप ये मत सोचिए कि मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चाहिए, नहीं, मैनेजमेंट हमको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर जगह चाहिए। अच्छा सोचो, आपके घर को चलाने के लिए भी तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है ना। ऐसे तो है नहीं कि है ना, मतलब कोई बच्चा सुबह को 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई रात को 2 बजे सो रहा है, नहीं। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो घर हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। चलो अब यहाँ पे हम एक बार इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब सीख लेते हैं। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि कॉस्ट की परवाह नहीं करनी, बस टाइम की परवाह करनी है हमें, कि टाइम पे काम होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी क्या बोलता है कि टाइम के साथ साथ कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का जो मेन मोटिव होता है दैट इज टाइम, बट एफिशिएंसी का जो मेन मोटिव होता है दैट इज कॉस्ट। आपको दिख रहा होगा, मैंने दोनों मतलब डिफरेंस का टेबल बनाया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? आगे देखते हैं मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब हम मैनेजमेंट को करते हैं ना, तो मन में एक, माइंड में एक गोल होता है उसके पीछे। बिना गोल के कोई मैनेजमेंट नहीं करता। अब देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी तो एक गोल होता है ना। उनका मेन गोल क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। कितना जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। अब ऐसे भी नहीं होता कि हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम गोल हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग गोल होता है। जैसे हर घर का अपना एक मैनेजमेंट का तरीका होता है ना। मैनेजमेंट करने के पीछे कोई रीजन होता है, ठीक, क्योंकि घर में कोई मतलब एक स्केड्यूल बना रहे, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसलिए मैनेजमेंट करते हैं।
इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों मैनेजमेंट करते हैं, जैसे हम अपने गोल को अचीव कर सके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, दे शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की है कि भाई 10% सेल की इंक्रीजमेंट के साथ में 20% रिटर्न में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये उनका गोल है। लाइक इफ द एग्जाम्पल, इफ द target of Apple is to add 2 million mobile subscriber in a particular year, then all managerial activity is directed towards achieving the सेम गोल। मतलब एक एप्पल का क्या गोल है कि मुझे एक साल के अंदर 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, कि भाई 2 मिलियन लोग और मेरे एप्पल यूज करें। तो इस सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सब इस मोटिव को पूरा करने के लिए लग जाएंगे। सबका एक ही गोल होगा कि सब्सक्राइबर इंक्रीज करने। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे परवेसिव मतलब क्या है। परवेसिव मतलब एवरीवेयर, मतलब हमको मैनेजमेंट हर जगह पे चाहिए, चाहे वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो इंपॉर्टेंट लाइनें मैं आप लोग के लिए हाईलाइट भी की हैं, चाहे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट मोटिव के लिए हो ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, चाहे कोई सर्विस देने वाली हो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री हो, मतलब आपको हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल भी दिया था कि एक घर को भी अच्छे से चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए होता है। अगर सोचो घर में कोई रूटीन ही नहीं होगा, घर का एक मेंबर रात को 2 बजे सो रहा है, एक 12 बजे सो रहा है, एक 8 बजे सो जा रहा है, एक सुबह 4 बजे उठ रहा है, एक दिन का खाना दिन में 4 बजे खा रहा है, एक 3 बजे खा रहा है, तो इससे क्या होगा, कोई रूटीन ही फिक्स नहीं होगा। सारे मेंबर सब अपने अपने हिसाब से चल रहे होंगे, सब कोई मतलब किसी का भी स्केड्यूल किसी के साथ मैच नहीं करेगा, किसी का टाइमिंग किसी के साथ मैच नहीं करेगा, तो बहुत डिस्टर्ब चलेगा। इस तरीके से मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो कोई किसी को भी अपना गोल ही पता नहीं होगा, कोई किसी गोल के पीछे भाग रहा होगा, कोई किस गोल के पीछे भाग रहा होगा। इसीलिए आपको हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। एक गोल ओरिएंटेड होता है और ऑल परवेसिव होता है। Like a government, a cricket team, a hospital, a school, all require management. The activities involved in managing an enterprise are common to all organization, whether economic organization हो, social हो, political हो, small हो, big हो, profit हो, non profit हो, सब जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए। तभी मैनेजमेंट के साथ लिखा है ऑल परवेसिव। आई होप आपको अब ऑल परवेसिव वर्ड का मतलब सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आप सोच रहे होंगे भाई पीछे तो परवेसिव बोल दिया, वैसे मल्टी डायमेंशन। हम देखो परवेसिव तो है ही, लेकिन साथ साथ मल्टी डायमेंशनल भी है। मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई सिंपल एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्यों बोला इसको कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है। कौन कौन से 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है, यह है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब हमको वर्क में भी मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी चाहिए, पीपल के साथ भी मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑपरेशंस में भी मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो ये तीनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के बिना कोई भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर देखो आपके पास मैनेजमेंट ऑफ वर्क है लेकिन मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं है, तो आपका वर्क टाइम से नहीं होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी है, वर्क भी है, लेकिन काम करने के लिए कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो वो भी टाइम से फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मल्टी डायमेंशनल इसको कहा गया है कि हमें तीनों जगह पे तीनों चीजें चाहिए। देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज। दैट इज व्हाई these include so many factors, that is why management is multi dimensional। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्यों, इसे आप लोग तो सोच रहे होंगे कि भाई स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले बना दिया एक मैनेजमेंट प्रोसेस, अब उसको ही फॉलो करते रहेंगे। तो सोचो आपने एक दिन खाना बना लिया और आपको उसको महीने भर तक खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते ना। इसी तरीके से मैनेजमेंट हर जगह पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम में, हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टाइम टू टाइम ये चलता ही, टाइम से टाइम के साथ में चलता ही रहता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस तो है लेकिन अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। मतलब सारे मैनेजर सारे टाइम पे इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। ये जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, वर्क आगे बढ़ेगा, गोल आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट भी आगे
बढ़ेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो, बोला जाता है ना कि अकेला इंसान उतना अच्छा नहीं कर सकता है जितना एक ग्रुप कर सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है। क्यों? बिकॉज इन अ ग्रुप इट्स अ टीम स्पिरिट। देखो, सब मिलके चलते हैं, है ना, एक कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, सब लोग एक ही गोल को अचीव करने के पीछे। देखो लिखा हुआ है ना, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो आपको एग्जाम में लिखने हैं या आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा है, दिस फोकस इज ऑन अ टीम, ये एक टीम पे फोकस करते हैं रेदर देन एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं देते, एक टीम को ये प्रेफरेंस देते हैं। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप और अ टीम कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेज एक टीम के अंदर जितनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी वो कभी इंडिविजुअल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। देखो, आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एक बेसिक सी चीजें जो आपको माइंड में रखनी है। देखो, आपको बस कंटेंट ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। देखो, हेडिंग आपको एज इट इज लर्न करनी है, हेडिंग के अंदर आप चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप हेडिंग एज इट इज लर्न कर लोगे तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अंदर की लैंग्वेज अच्छे से समझनी है और उसको अपने ही लैंग्वेज के अंदर उसको वहाँ पे लिखना है। और आप जितने फ्लो चार्ट्स बनाओगे, जितने चार्ट्स बनाओगे, जितना एक माइंड मैपिंग स्ट्रक्चर्स दिखाओगे, उतना ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको हेडिंग्स लर्न करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। देखो, बोलते हैं ना, नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पे मेरे एक एक वीडियो खोल के तो नहीं सुन सकते हो। आप इस वीडियो को सुन के अपने नोट्स बनाओ। एक से दो बार आप सुनोगे, आपको हेडिंग्स याद हो जाएंगी, अंदर का कंटेंट समझ आ जाएगा, फिर इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। इसे डायनेमिक क्यों कहा गया है? क्या आपको पता है डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब चेंजिंग, चेंजिंग विद द सिचुएशन, चेंजिंग विद द टाइम। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब वो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा, इंटरनल में चेंजेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सोचो, अगर एक्सटर्नल चेंज और आप इंटरनल में चेंज नहीं कर रहे हो तो आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर। इन सब चीजों में जैसे ही चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल फैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। और अगर आप चेंज नहीं करते हो तो आप मतलब मार्केट में पीछे रह जाओगे, और जैसे ही आप मार्केट में पीछे रह जाओगे तो आप मार्केट से बाहर निकलने लगोगे। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ। सक्सेसफुल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के नीड्स के साथ साथ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे सैमसंग, दी मोबाइल कंपनी, एक सैमसंग एक मोबाइल कंपनी है, इसने मेजर चेंजेस किए हैं अपने मोबाइल फीचर्स के अंदर। क्योंकि देखो, आपको पता है एप्पल की मार्केट है वो कितनी ज्यादा मार्केट में ग्रो कर रही है। तो अगर सैमसंग, उसको भी मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखनी है तो उसको भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने एंड्रॉइड के अंदर अपडेट्स लाने पड़ेंगे। अगर वो चेंजेस नहीं लाएंगे तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे आपको पता है, नोकिया ये सोचती थी कि हमको कोई भी मार्केट में रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो इतने अच्छे सर्विसेज देते हैं। नोकिया की इतनी ब्रांड गुडविल है, लेकिन आपने देखा होगा टाइम के साथ साथ क्या हुआ, नोकिया मार्केट से आउट हो गया, क्योंकि नोकिया ने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए। अब देखो, अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी का आपने देखा, मैकडी जैसे जिस स्टेट में होता है उस स्टेट के, ओ सॉरी, जिस कंट्री में होता है उस कंट्री के हिसाब से अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं उस कंट्री की नीड्स के हिसाब से नहीं दूंगा तो क्या होगा, मैं मतलब उस कंट्री के अंदर ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए ये ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल करने ही पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तरीके का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। जब आपकी इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल होगी तो आप सोसाइटी का अच्छा करने जाओगे, जब आपकी सोसाइटी की नीड्स फुलफिल होगी तो आप पर्सनल मोटिव फुलफिल करने जाओगे। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूज करना है, जैसे हमें मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेजेस मिले।
और क्या क्या होता है देखो, इसको सरवाइव करना है, प्रॉफिट अर्न करना है और ग्रोथ, यही तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक इकोनॉमिक, मतलब फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के। सरवाइव कैसे करना है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइवल। सर्वाइवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो सर्वाइव ही नहीं करेगी तो प्रॉफिट तो कैसे करेगी, ग्रोथ कैसे करेगी। तो सरवाइव करने के लिए क्या इनको इंश्योर करना है, एक अच्छा रेवेन्यू कमाना है टू कवर दी कॉस्ट। क्योंकि देखो अगर कॉस्ट कवर नहीं करेंगे तो कैसे मार्केट में सरवाइव करेंगे। मतलब समझो हमारी कॉस्ट तो है 8 रुपए और हमको सिर्फ इनकम जनरेट हो रही है 5 रुपीज, तो आप क्या सरवाइव कर पाओगे? बिल्कुल आपकी सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप तो बेसिक भी नहीं निकाल पा रहे हो ना। अब देखो अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपए है और आप अगर मार्केट में 12 रुपए कमा रहे हो, तो मतलब आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अपने सारे कॉस्ट निकालने के बाद, सारा रिस्क निकालने के बाद आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपकी सर्वाइवल फुलफिल हो गई, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। अब अपन चलते हैं ग्रोथ की तरफ। तो ग्रोथ क्या होता है? अब आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब समझोगे? जब आपकी सेल के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, आपके एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, आपका टर्नओवर बढ़ रहा है। समझो पहले आप 5 मशीन से शुरू किया था, अब आपकी 15 मशीन हो गई। पहले आपके 5 लेबर थे, अब आपके 20 लेबर्स हो गए। पहले आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थे, अब आपकी 15 लाख की हो गई है। पहले आपको 10,000 का प्रॉफिट होता था, अब आपको 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो समझो मतलब आपका हर चीज के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करी है, ग्रोथ करी है। ठीक है, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब आपने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर लिया, अब हमको चलना है सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। जब आपने इकोनॉमिक अच्छा कर लिया तभी तो आप सोशल की तरफ जाओगे। अगर आपका इकोनॉमिक ही अच्छा नहीं हो रहा, आप प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पा रहे, तो क्या आप कभी भी सोशल की तरफ जाने का सोचोगे? बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप सोचोगे कि पताशी वाले का एग्जांपल, आप सोचोगे आप पताशी वाला कैसा सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा। अगर आपने देखा होगा वो जब पताशी खिलाता है तो पास में एक डस्टबिन भी रखता है। क्यों रखता है वो डस्टबिन? वो जैसे आसपास में कोई कचरा ना फैले, कोई मतलब मेस ना क्रिएट हो, वहां पे अनहाइजीनिक सिचुएशंस ना क्रिएट हो, इसलिए वो वहां पे डस्टबिन रखता है। जैसे जो भी पताशी खाए वो उसका बाउल उसके अंदर ही फेंके, मतलब अनहाइजीनिक सिचुएशंस वहां पे क्रिएट नहीं हो, क्योंकि आसपास के लोगों को उससे परेशानी नहीं हो। तो ये उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। चलो, और क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स और इकोनॉमिक वैल्यूज फॉर द सोसाइटी, मतलब आपको एक बेनिफिट और एक अच्छी चीज क्रिएट करनी सोसाइटी के लिए, जिससे सोसाइटी को फायदा हो, वो आपका होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है? यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिससे सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे, कोई पोल्यूशन ना हो, कुछ गंदगी ना हो, किसी को डिजीजेस ना हो उससे। बेसिक अमेनिटीज लाइक आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उनको, आपके एम्प्लॉयज को, उनके बच्चों को बेसिक्स रहने का, स्कूलिंग का, ये सारी फैसिलिटीज दो। अगर आपने पढ़ा होगा सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। मतलब हम इस टॉपिक को बाद में कभी डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक में आगे आएगा सीएसआर एक्टिविटीज। अभी मैं आपको बहुत छोटा सा उसका मोटा मोटा बता देती हूँ एक आउटलाइन। उसमें क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक लिमिट क्राइटेरिया सेट होता है, उसके ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो उनको अपने प्रॉफिट का 2% सोशल एक्टिविटीज में लगाना होता है। वो लिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होती है किस किस चीजों में वो लगाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से टाटा ने भी देखो पार्टिसिपेट किया था रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस के रिहैबिलिटेशन के लिए पार्टिसिपेट किया था। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आप समझते हो कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड्स होते हैं। इन्फोसिस ने अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने रिसेंटली स्पेंड किया है अपना 8 से 10 करोड़ टुवर्ड्स द बिल्डिंग पब्लिक कन्वीनियंसेस इन बेंगलुरु। पब्लिक कन्वीनियंस बेंगलुरु के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी इन्होंने सीएसआर एक्टिविटीज करी, और ये सीएसआर कब कर सकते हैं? जब इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी फुलफिल हो रही है। आई होप आपको इतने 2 ऑब्जेक्टिव समझ आए होंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इतना सब समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास 12 का आपको धीरे धीरे सारा कंटेंट मिलेगा इसके अंदर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।